दिल्ली धमाके के बाद भी साजिशकर्ताओं की साजिशें अभी रुकी नहीं है। वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। देश की सुरक्षा का मुद्दा उठे तो कुछ लोग अचानक घुसपैठियों के वकील बन जाते। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है। देश में अराजकता फैलाई जाए और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। क्या आप अपने राज्य में बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं बना रख पा रही हैं? बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, कि आखिर इनकी सहानुभूति गलत जगह क्यों जाती है? आखिर इनका एजेंडा क्या है? और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। सबसे आसान काम होता है सरकार पर सवाल उठा देना। बाहर की सफाई करने से पहले अंदर की सफाई की जा रही है। पकड़े जा रहे लगातार संदिग्धों को धर दबोचा जा रहा है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। देश की सुरक्षा का मुद्दा उठे तो कुछ लोग अचानक घुसपैठियों के वकील बन जाते हैं। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, सीमा पर अलर्ट बढ़ता है, एक अभियान चलाया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि दिल्ली धमाके के बाद भी साजिशकर्ताओं की साजिशें अभी रुकी नहीं है। आज भी लगातार ये कोशिशें हो रही हैं किसी भी तरह से भारत में अवैध तरीके से घुसाया जाए, देश में अराजकता फैलाई जाए और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। भारत में फिर अवैध घुसपैठ की कोशिश की गई और इस बार ये नापाक हरकत चीनी नागरिक की तरफ से की गई, लेकिन एसएसबी ने समय रहते इस घुसपैठे की नापाक मंसूबों को नाबूद कर दिया और उसके बाद जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी चौंक गई और जाहिर तौर पर आप भी चौंक जाएंगे। तो रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खबर है। देख सकते हैं आप, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। जिस रास्ते आई सीमा हैदर घुस रहा था चीनी नागरिक, यूपी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने पकड़ा। यानी इस संदिग्ध को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया और न जाने वो कहाँ भारत में घुसता और कहाँ क्या किस मानसिकता के साथ घुसता और किस गतिविधि को अंजाम देता। आगे हम पढ़ देते हैं। ईटीवी की रिपोर्ट है। सीओ नानपारा प्रद्युमन सिंह के मुताबिक दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वालों को सघन तलाशी के बाद ही जनपद में प्रवेश दिया जा रहा है। यानी अच्छे से अब चेकिंग की जा रही है, बॉर्डर पर किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये तलाशी की जा रही है कि भाई कोई व्यक्ति वो संदिग्ध तो नहीं है। रुपई दिया चेक पोस्ट पर बीते सोमवार को एसएसबी व पुलिस टीम ने कॉम्बिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। युवक अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के साथ वीडियो भी बना रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ की तो वो चीनी भाषा में बोलने लगा। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पकड़े गए संदिग्ध चीनी नागरिक की पहचान लियू कुंजिंग, जो 49 ईयर्स का है, निवासी हुनान प्रोविंस चीन के रूप में हुई है। उसके पास से 3 मोबाइल फोन, चीनी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, नेपाली और वियतनाम का वीजा भी बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहां से होकर आया है। पाकिस्तान से ये होकर आया, वियतनाम से ये होकर आया। इसके अलावा आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। यही है लियो कुंजिंग, जो 49 ईयर्स का है और अवैध तरीके से हमारे भारत में घुसने की ये कोशिश कर रहा था। अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। आरोपी चीन से पाकिस्तान आया, फिर पाकिस्तान से नेपाल और अब नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ की फिराक में था। यानी पहले वो चीन का तो है ही, फिर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर वो नेपाल आया और नेपाल से भारत में आने की कोशिश कर रहा था। अब आप इससे समझ सकते हैं। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। यूपी में भी बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ाई गई। एक व्यक्ति की गहन तलाशी हो रही है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। इसके अलावा लिखा है कि एसएसबी की टीम के हाथ घुसपैठ करते एक महिला और पुरुष भी लगे थे। मैंने ये आपको बताई थी ये रिपोर्ट। कुछ दिन पहले ही 2 संदिग्ध और पकड़े गए थे। एसएसबी के होश तब उड़े जब पकड़े गए महिला पुरुष पाकिस्तानी निकले और ये सीधा पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। इसमें से एक की उम्र 61 साल थी। जो महिला थी सुमित्रा शकील, वो 61 साल की थी और 35 साल का हसन अमाल सलीम, उन दोनों को पकड़ा गया था। और ये रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यही वो दोनों हैं जो बीते कुछ दिन पहले पकड़े गए थे अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए। बहराइच में 2 संदिग्ध घुसपैठी गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश नागरिक सुरक्षा एजेंसियां
कर रही थी पूछताछ, और ये भी उसी रास्ते घुसने की कोशिश कर रहे थे। गौर करने वाली बात ये है, जनपद के रूपईदीहा चेक पोस्ट पर पुलिस ने 2 संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। दोनों संदिग्धों की पहचान ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील जो 61 साल और पाकिस्तानी नागरिक हसन नमान सलीम जो 35 साल के हैं उनको पकड़ा गया। दोनों नेपाल के रास्ते ही भारत में प्रवेश करने के फिराक में थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई कि भाई आखिर इन लोगों का मकसद क्या है, आखिर क्यों ये अवैध तरीके से हमारे भारत में घुसना चाहते हैं। और आपने भी देखा होगा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गतिविधियां और ज्यादा बढ़ गई थी, और अब भी दिल्ली बम धमाके के बाद इस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये गतिविधियां फिर भी लगातार जारी है। दिल्ली बम धमाके से पहले की बात करें तो 9 नवंबर को 10 नवंबर को दिल्ली बम धमाका हुआ था और 9 नवंबर को ये गिरफ्तारी की गई थी। घुसपैठियों को छिपाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 11 करोड़ की हवाला फंडिंग, यूपी से पंजाब तक मस्जिद मदरसों के लिए खरीदी जमीन। ये वो आरोपी है जो विदेशों से फंड लेता था और उस फंड को मस्जिद और मदरसों में भी लगाता था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गंभीर आरोप इस पर यह था कि इन कंपनियों में तुर्की और जर्मनी से आने वाले लोगों को बिना किसी सरकारी सूचना या रजिस्ट्रेशन के रुकवाया जाता था, यानी घुसपैठियों को ये भारत में लाने के लिए मदद करता था। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को शरण दी जाती थी इसके जरिए। इसके अलावा फरहान नब्बी इसका नाम था, और नासी तोरबा द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिए करीब 11 करोड़ रुपए विदेश से मांगने की बात सामने आई, यानी 11 करोड़ फंड इसको विदेश से मिला था और इस धन का उपयोग वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में मदरसों, मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर भूमि खरीदने में करता था। इसके अलावा इससे पहले की अगर हम बात करें मई की, अगस्त की है, उससे पहले की, तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे कि मैंने अभी बताया, भारत पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में घायल पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सुरक्षा अधिकारी लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार नापाक मंसूबों को निस्तनाबूद भी कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले की अगर हम रिपोर्ट देखें, मई की ये रिपोर्ट है, नेपाल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में 37 पाकिस्तानी बांग्लादेशी, सीमा पर हाई अलर्ट, अतिरिक्त जवान तैनात, यानी 37 पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुपवाड़ा में भी ऑपरेशन पिंपल चलाया गया था। कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन पिंपल, घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकियों को सेना ने ढेर किया था। इसमें लिखा है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया था। चिनार कोर के अनुसार चौकस जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी और आतंकियों को चुनौती दी। जवाब में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। फिलहाल ये उस वक्त की बात है जब कहा जाता है कि फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस तरीके से अभी भी किस तरीके से हमारी सेना, हमारे सुरक्षा अधिकारी हरदम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सुरक्षा में सेंध न लगे। और ये सबूत है इस बात के कि अगर देश में एसआईआर हो भी रहा है तो कुछ गलत नहीं हो रहा। देश की बदलती डेमोग्राफी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। सबसे आसान काम होता है सरकार पर सवाल उठा देना, चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा देना कि एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, इसके जरिए किसे टारगेट किया जा रहा है। एक और जहां सरहद पर एसएसबी जान की बाजी लगा रही है और कुछ लोग, एक तबका ऐसा है जो घुसपैठियों के लिए ढाल बनते हुए फिर रहा है। सवाल है कि आखिर इनकी सहानुभूति गलत जगह क्यों जागती है, आखिर इनका एजेंडा क्या है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ गृह मंत्री को चिट्ठी लिखती हैं। वो कहती पाई गई कि एसआईआर हुआ तो बंगाल में दंगे होंगे। आज भी वो सड़कों पर उतरी हुई है। क्यों होंगे दंगे? ये तो फिर इस बात का सबूत दे दिया कि कमी एसआईआर में नहीं है, कमी आपके शासन में है। ये तो सबूत है कि आप अपने राज में, बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं बनाए रख पा रही हैं, नाकामयाब हो रही हैं आप उसमें, और ये बात आपका ये बयान ही साबित करता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू भी हो गया है और घुसपैठियों की बांग्लादेश की तरफ यात्रा भी निकल पड़ी है। उन्होंने बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है और लगातार अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और सवाल ये भी है कि फिर ये गतिविधियां कैसे रुकेंगी? कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस पर सवाल यही वजह है कि सीएम योगी कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानो जो शासकीय योजना हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि बांटने वाली ताकतें
ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो, ये देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में ही बटे हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। बहरहाल कोई कुछ भी सवाल उठाए लेकिन एक्शन तो होगा और हो भी रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं घुसपैठियों की खबरें आ रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, लगातार संदिग्धों को धर दबोचा जा रहा है और बाहर की सफाई करने से पहले अंदर की सफाई की जा रही है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।